हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और मैं काफ़ी उत्साहित हूं अपने वीडियो को लेकर के, क्योंकि बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं और आप लोग की जो फ़ोन पे इंक्वायरी आ रही है उससे भी हमारा हौसला काफ़ी बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज चल रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, ये चौथा वीडियो होगा क्लास 10th वालों के लिए। और इसमें आज हम लोग इस चैप्टर को थ्योरी पोर्शन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट का यूज करेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। उसके बाद में हम लोग करेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर करेंगे और फिर करेंगे लास्ट में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इतना के बाद थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो अगला लेक्चर मैं दूंगा आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, जिसमें पहले एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करें इसको। ओके, लेट्स सी इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, इस चीज को सीखने के लिए आप चैप्टर की शुरुआत में चले जाइए। जैसे मैं शुरू किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर 2 पॉइंट हैं जिनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों पॉइंट को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। कितने टाइम में पोटेंशियल बराबर होता है? इन नो टाइम द पोटेंशियल बिकम इक्वल। जैसे कनेक्ट करोगे सट से पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा तो काम ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कोई ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ता है जिससे कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, और उस जुगाड़ को हम लोग सोर्स कहते हैं। यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में एक सोर्स जोड़ना पड़ता है। तो उस सोर्स को क्या कहते हैं, सेल्स, बैटरी, मेंस। बिना 2 प्लग लगाए हुए आप करंट बल्ब नहीं जला सकते हैं, करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। बिना बैटरी से जोड़े हुए आप बल्ब नहीं जला सकते। तो बैटरी क्या है, सेल्स क्या हैं, वहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट बना रहे हैं। मान लिया कि ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। दिस इज द बैटरी, जिससे कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, एक करंट विल फ्लो लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो केमिकल रिएक्शन इन दोनों पॉइंट को, यानी एंड ऑफ द कंडक्टर को अलग अलग पोटेंशियल पर रख रहा है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है, इट विल बी एट हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है, इट विल बी एट लो पोटेंशियल। इसको पॉजिटिव पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल बरकरार रखेगा और करंट का फ्लो होता रहेगा। तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो उस केमिकल एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये जो केमिकल एनर्जी यहाँ पर है, वो केमिकल एनर्जी हमारे सर्किट में यूज होता है। 2 तरह से यूज होता है, कुछ तो यूजफुल वर्क में यूज होता है और कुछ हमारा वेस्ट में चला जाता है। एनर्जी, जितना एनर्जी हमको मिलता है यहाँ से, वो सारी एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने एक फैन
चलाया, 12 घंटे फैन को चला दीजिए लगातार, और फिर उस फैन को टच कीजिए, यू विल सी दैट इट बिकम्स हॉट। पंखा गर्म हो जाएगा। तो पंखा गर्म हो जाएगा, क्यों गर्म हुआ? क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। अब ये हमारी इच्छा नहीं थी हीट प्रोड्यूस होना, हम नहीं चाहते थे कि पंखा गर्म हो जाए। पंखा को गर्म होने से हमको क्या फायदा है जी? पंखा का काम है हवा देना, उसके लिए पंखा को घूमना चाहिए। पंखा घूम रहा है, ये यूजफुल वर्क हुआ, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। और जो पंखा गर्म हुआ वो हीट प्रोड्यूस हुआ, उस हीट प्रोड्यूस के लिए भी एनर्जी खर्च हुई। यानी कि जो यहाँ से केमिकल एनर्जी थी, कुछ यूजफुल वर्क में खर्च होती है और कुछ वेस्टेज के रूप में खर्च होती है। समझ में आया? तो हम लोग चाहेंगे कि वेस्टेज कम से कम हो, लेकिन कहीं कहीं इसका ही यूज हो जाता है। जैसे आपको हीटर जलाना है, तो हीटर जलाना है तो हीटर को घुमाना नहीं है, हीटर में हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वहाँ हम चाहेंगे कि टोटल की टोटल ये जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, वो सारा का सारा हीट प्रोड्यूस करने में यूज हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी वायर कनेक्शन करने के लिए वायर चाहिए ना, वायर हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस, तो वायर में भी एनर्जी का लॉस होगा, यानी 100% हम एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर्स का 0 करना पड़ेगा। सारा का सारा एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में ही यूज हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही हीट प्रोड्यूस होने का हम लोग निकालने जा रहे हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन आपको देना चाहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए क्या है, मान लीजिए कि पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इन टाइम टी टाइम में, जैसे 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 50 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हुआ Q हुआ, लेट PD across ends of the conductor BV and charge Q flows through the conductor in time t। तो वर्क डन क्या होता है फॉर्मूला? तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पढ़ा था तुमने, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। अब यही जो वर्क डन यहाँ पर हो रहा है A से B तक जाने में, दिस वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस वर्क डन get converted into heat। Therefore heat produced क्या? H is equals to क्या हो जाएगा? Q into V। अब देखो बच्चों, चूंकि I is equals to क्या होता है? Q by T। The rate of flow of charge is called current। ये आप जानते हैं। तो I is equals to Q by T। तो Q is equals to क्या हो जाएगा? I into, अब Q का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। Therefore H will be equal to Q के जगह पर I into
T और V अपनी जगह। तो हीट प्रोड्यूस्ड H कितना के बराबर हो जाएगा? therefore a heat produced H will be equal to VIT. This is one of the formula to find the heat produced. जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, करंट I फ्लो पर हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस विल बी VIT। अब देखो यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्म हम ले आएंगे बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I। तो यहाँ पुट कर देते हैं V की जगह पे, therefore H इज इक्वल्स टू V के जगह पे IR रख दिया into I into T। तो H will be equal to I into I square RT। This is another one। जब करंट और रेजिस्टेंस पता हो तब हीट प्रोड्यूस्ड का ये फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RT। एक और फॉर्म होता है, I को चेंज कर दिया, यहाँ से I को हटा दिया, फिर ओम्स लॉ से बाय ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? V बाई R, और V बाई R पुट कर देते हैं यहाँ। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? यहीं पे कर देते हैं, therefore heat produced H will be equal to V तो ऐसे ही रहने देना है, रहने दिया, I के जगह पे V बाई R पुट कर दो, कर दिया, Ti के जगह पे T पुट कर दो, H will be equal to V square by RT। This is another। समझ में आया? तो ये हीट प्रोड्यूस्ड निकालने का फॉर्मूला है। समझ में आया? अब जूल्स इसी को बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हेडिंग लगाएंगे आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि when a current flow through a conductor, heat is produced। When a current flows through a conductor, heat is produced। अब heat produced is directly proportional to क्या? स्क्वायर ऑफ करेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं I स्क्वायर के, थ्रू द कंडक्टर, यही लिख देता हूं। और किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के, I स्क्वायर RT है ना। तीसरा लिखो heat produced is directly proportional to resistance of the conductor। चौथा लिखिए heat produced is directly proportional to
टाइम t। यहाँ पे लिख दो, रेजिस्टेंस के बगल में R लिख दो। देयरफॉर H इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, I स्क्वायर। ये ऐसे भी कर सकते हो, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल टू T, और H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आता है एग्जाम में, आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन, यानी यूजेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूजेज, एप्लीकेशन किसका, हीटिंग इफेक्ट। आप लोग जानते हैं, इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके टोस्टर बनाया जाता है, ओवन बनाया जाता है, हीटर बनाया जाता है, इवन जो बल्ब जलते हैं हमारे, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। तो बल्ब को हाई टेम्परेचर ले जाना पड़ता है, हाई टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हीट को रिटेन कर पाए ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना हो, तो डेट इज टंगस्टन। टंगस्टन का यूज किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। किसका यूज करते हैं, तो लिख लेंगे, एप्लीकेशन में लिख लीजिए, एप्लीकेशन में हीटिंग इफेक्ट इज, हीटिंग इफेक्ट is used in making, used in, पहला नंबर में डाल दो हीटर, दूसरा में ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बॉल, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेट में। अभी सिर्फ ये जानिए कि फ्यूज एक डिवाइस होता है जो कि हमारे अप्लायंसेस को बचाता है, सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। तो सेफ्टी डिवाइस में हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हाउस होल्ड सर्किट पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब क्या है, यूज है। तो इसको बल्ब को बनाने में क्या यूज होता है, हीटर वगैरह को बनाने में हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो एलवाइज आर यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट, मेक हीटिंग एलिमेंट्स मतलब कॉइल, जो कॉइल बनता है उसको बनाने के लिए एलवाइज का यूज किया जाता है। उसका एक एग्जांपल है क्या चीज, मैंगनीज, कांस्टेंट, टंगस्टन, ईटीसी। एग्जांपल में लिख लीजिए मैंगनीज, कांस्टेंट, टंगस्टन, ईटीसी, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूज कैसे वर्क करता है, फ्यूज पर चर्चा आगे लेक्चर में करेंगे हम लोग। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर। हेडिंग लगाइए, पावर क्या है। पावर तो पढ़े थे तुम लोग क्लास 9th में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और वर्क ही यहाँ पर एनर्जी होता है, ये भी पढ़े थे, वहाँ भी पढ़े थे कि जो वर्क हम लोग करते हैं डेट वर्क गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed is called पावर का एसआई यूनिट आपको पता होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज
ठीक है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, W/T। यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी अपॉन T। अब हीट प्रोड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला था, 3 फार्मूला पढ़ाया मैं, एक है VIT, दूसरा है I²RT, तीसरा है V²/RT। तो पावर बराबर तीनों का यूज करेंगे, हम 3 फॉर्म लाएंगे। पावर बराबर H के जगह पे पहले हम VIT/T, क्या आ गया, V × I। दूसरा फार्मूला क्या था हीट का, I²RT/T, ये dt गया, क्या बचेगा, I²। तीसरा फार्मूला पावर बराबर क्या, V²/R, V²/RT/T, ये भी गया, तो V²/R। एक ये हो गया, और एक ये भी यूज होता है, हीट प्रोड्यूस चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, P इनटू। अब देखो बच्चों, वाट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। पावर का जो ऐसा यूनिट है वाट, तो इट इज वेरी स्मॉल यूनिट। तो पावर का बड़ा यूनिट यूज किया जाता है किलोवाट, मेगावाट। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, या आजकल सोलर पावर प्लांट भी बन रहा है, तो उसमें मेगावाट में एनर्जी का, अरे पावर का यूनिट यूज किया जाता है। तो अदर यूनिट्स में मैं डाल देता हूँ, अदर यूनिट्स ऑफ पावर। अदर यूनिट्स ऑफ पावर में पहला हो गया किलोवाट, के पूरा लिख देता हूँ मैं, किलोवाट, KW। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। मेगावाट भी होता है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट कैपिटल MW, दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ वाट। तो ये सब यूज होते हैं पावर के यूनिट के रूप में। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, तो जो घरों में बिजली का बिल आता है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड होते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो यूनिट्स होता है उसी को बोलते हैं। तो एक यूनिट कितना के बराबर होता है, 1 kWh के बराबर होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इन ब्रैकेट kWh। ठीक है, जब मीटर अपना देखोगे ना तो वहां पर यूनिट्स दिखाते हैं किलोवाट आवर में। ठीक है, इसे कहते क्या है, बोलचाल की भाषा में कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 kWh। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। इसका सिंपल मीनिंग अगर आप समझना चाहें 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो आपके घर में कोई एक डिवाइस है जिसका पावर 1 किलोवाट है, और उस डिवाइस को अगर आप 1 घंटा तक रन कराइएगा तो आपकी जो बिजली खर्च होगी वो 1 kWh खर्च होगी, यानी कि 1 यूनिट खर्च होगी। इसको मैं लिख देता हूँ। इट मीन्स दैट ऐसा लिखता हूँ, 1 kWh means that an equipment of 1 kilowatt is runs
फॉर 1 आवर, रन्स फॉर 1 आवर। जैसे जनरली हमारे घर में जो समरसेबल होता है वो 1 किलोवाट का होता है। 1 घंटे चला दीजिए, आपका 1 यूनिट बिजली खर्चे हो जाएगा। अब बिजली ये एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है? देखो ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट किलोवाट होता है और एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट करना है, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, वाट को जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट, और आवर को सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड होगा, 3600 सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कट गया तो जूल बचा केवल, तो ये आया 36 पर 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, इतना जूल। इसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 इधर आएंगे, 3.6 into 10 to the power 6 जूल। इस तरह से ये चैप्टर आज आपका खत्म हुआ। तो पूरे चैप्टर का हमने आपको नोट्स देने की कोशिश करी है, पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करी है। आप लोग चारों वीडियो देखिए, बार बार देखिए, उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और आप जब भी देखिए तो पेन पेपर के साथ देखिए, जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो आपको लिखने की ज़रूरत है उसको लिखिए भी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आप तो देख ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।